So hello everyone, welcome to top 1000 GK MCQ series specially designed for JK SSB Junior Assistant, JK PSI, FA एंड NT एग्जाम। देखें इस जीके सीरीज में हम आपको सिर्फ रटाएंगे नहीं बल्कि कंसेप्ट के साथ समझाएंगे ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन टफ ना लगे आपको। ठीक है, यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर बेस्ड MCQs, सिंपल लैंग्वेज प्लस स्मार्ट ट्रिक्स, 100% एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब का सपना सोच रहे हो, देख रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए गेम चेंजर होगी। ठीक है, तो मैं हूं मीजू और चलिए मिलकर जीके को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें क्योंकि सिलेक्शन मिलकर होती है। ठीक है, जीके पढ़ो ऐसे कि एग्जाम खुद बोले सिलेक्टेड। तो यहाँ पे टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्विज क्वेश्चंस के लिए। साथ साथ व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले अगर आपने 7 MCQ सेशन नहीं देखे तो जरूर जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन में पूछा गया है हु रोट एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। देखो ये क्वेश्चन आपको डेमोग्राफी के रिलेटेड पूछा गया है। किसके रिलेटेड पूछा गया है? डेमोग्राफी के रिलेटेड पूछा गया है। जो डेमोग्राफी का टॉपिक है ना, इसी में से पूछा गया है और ये क्वेश्चन JK SSB ने भी पूछा हुआ है, तभी ये क्वेश्चन आपके सामने लाया है। तो बताओ इसका आंसर क्या है? माल्थस, मार्क्स, थॉम्पसन या फिर डबल डे? क्या आंसर रहेगा? जल्दी से सभी मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें। हु रोट एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन? आप सभी ने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माल्थस। याद रख लेना। इनका पूरा नाम पता है क्या है? इनका पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। पूरा नाम इनका ये वाला है। ठीक है, इसका नाम क्या है? एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ये कब लिखा था? अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ये लिखा गया था 1798 में। ठीक है, ईयर भी याद रख लेना, 1798 में। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इनके बारे में, कोर आइडिया क्या था इस बुक का? कोर आइडिया था मेरे प्यारे दोस्तों, पॉपुलेशन ग्रोज जियोमेट्रिकली, कि पॉपुलेशन जो है ये ग्रो करती है जियोमेट्रिकली। ठीक है, जो इनने अपनी इस इन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में बताया था कि जो हमारे पास पॉपुलेशन है ये ग्रोज करती है जियोमेट्रिकली। ठीक है, वाइल फूड की बात करें, वाइल फूड सप्लाई ग्रोज अरिथमेटिकली। ठीक है, ये पॉइंट आप इनके बारे में नोट कर लेना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसने लिखा है इन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, तो आपका आंसर होना चाहिए रॉबर्ट माल्थस। देखो जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1872 की बात करें तो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया 1872 में जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस था इंडिया का, जो नॉन सिंक्रोनस सेंसस था, किसके अंडर कंडक्ट किया गया था? लॉर्ड मायो के अंडर कंडक्ट किया गया था। ये आप याद रखेंगे। फिर 1881 की बात करें तब क्या होता है? फर्स्ट सिंक्रोनस एंड कंप्लीट सेंसस यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, नॉन सिंक्रोनस सेंसस का मतलब क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ भी नहीं। देखो नॉन सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? जब एक साथ पूरे देश में सेंसस नहीं होता बल्कि अलग अलग जगह अलग समय पर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1872 को कंडक्ट करवाया गया था, यानी कि 1872 का पहला सेंसस इंडिया का जो था, ये हमारे पास हर प्रोविंस ने अलग अलग डेट्स पर पॉपुलेशन काउंट किया, तो उसके बाद कंडक्ट किया गया। ठीक है, इसमें खास बात क्या रहती है? इसमें खास बात ये रहती है कि डेटा को कलेक्ट किया जाता है, लेकिन पूरे कंट्री की बात करें तो एक ही डेटा के साथ ये नहीं होता, तो ये नॉन सिंक्रोनस होता है। और सिंक्रोनस का मतलब है सेंसस एक ही समय पर पूरे देश में जब हो, ठीक है, कंप्लीट सेंसस, तो इसे सिंक्रोनस कहा जाता है। तो ये 1881 का फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस था इंडिया का। सारे प्रोविंसेस ने एक ही डेट के आसपास पॉपुलेशन को काउंट किया। ठीक है, खास बात ये थी कि इसमें डेटा कंसिस्टेंट था और इजीली कंपेरेबल था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। नॉन सिंक्रोनस मीन्स अलग अलग समय पर काउंट करना और सिंक्रोनस मीन एक ही समय पर पूरे देश में पॉपुलेशन को काउंट करना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आपसे पूछा जाए नॉन सिंक्रोनस के बारे में तो 1872 में कंडक्ट करवाया गया। अगर आपसे पूछा जाए सिंक्रोनस के बारे में यानी कंप्लीट सेंसस के बारे में, तो 1881 में कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, और ये आपको पता ही है हर 10 साल के बाद होता था। ठीक है, और ये स्टार्टेड किया गया था 1881 से, जो हमारे पास सिंक्रोनस सेंसस है, उसके बाद ये हर 10 साल में होता था। ठीक है,
और 1948 की बात करें, सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट कौन से ईयर पास किया गया, 1948 में किया गया। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन सा था, तो 1951 में हमारे पास फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कंडक्ट करवाया गया था। और 2011 में हमारे पास लास्ट कंप्लीटेड सेंसस था। अगर आपसे पूछा जाए लास्ट कंप्लीटेड सेंसस कौन से ईयर में रहा, तो वो हमारे पास 2011 में रहा। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए 2021 का सेंसस क्यों नहीं कंडक्ट हुआ, बहुत सारे रीजन थे और उसमें से एक रीजन ये भी था कि सेंसस पोस्टपोन हुआ ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। और भी बहुत सारे रीजन थे, लेकिन एक रीजन आप ये भी मान सकते हैं। तो जो पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये आपको पहले भी आते थे और अब आपको ये रिवाइज हो गए होंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 172 में पूछा गया आपसे, एसेशन ए, डॉक्टर करण सिंह वाज द फर्स्ट एंड ओनली सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। समझना क्या कह रहा है, डॉक्टर करण सिंह जो थे ये फर्स्ट क्या थे, फर्स्ट भी थे और ओनली सदर रियासत थे जम्मू एंड कश्मीर के। स्टेटमेंट ये कह रहा है एसेशन में। फिर दिया गया है रीजन, इसका रीजन दिया गया है द पोस्ट ऑफ सदर रियासत एग्जिस्टेड ड्यू टू द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो सदर रियासत है पोस्ट, ये एग्जिस्टेड करती थी किसकी वजह से, ड्यू टू द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की वजह से, एंड इट वाज एबोलिश्ड इन 1965 आफ्टर विच द पोस्ट ऑफ गवर्नर वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब आपको पूछा गया है कि यहाँ पे सही आंसर चूज करो। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. क्या आंसर रहेगा? जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। Both A and R are true, ठीक है, and R is the correct explanation of A. याद रख लेना, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं आपको सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। डॉक्टर करण सिंह जी की अगर हम बात करते हैं तो याद रख लेना, ये फर्स्ट एंड ओनली सदर रियासत थे जम्मू एंड कश्मीर के। पहला पॉइंट, ठीक है। सदर रियासत वाज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर करण सिंह जो थे ये फर्स्ट और ओनली सदर रियासत थे जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। ही सर्व्ड एज सदर रियासत। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने सर्व तो किया सदर रियासत के तौर पे, लेकिन कब से कब तक, 1952 से लेकर 1965 के बीच। समझ रहे हो बात को, 1952 से लेकर 1965 के बीच में इन्होंने सर्व किया है सदर रियासत के तौर पे, ठीक है। सदर रियासत वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सदर रियासत अब क्या हुआ करता था, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर का, जैसे सिमिलर टू गवर्नर के तौर पे, अंडर द स्टेट स्पेशल स्टेटस, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का अपना ही तब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, तो उसमें कुछ रूल्स हुआ करते थे उसके अकॉर्डिंग। ही वॉज द सन ऑफ महाराजा हरी सिंह। अगर आपसे पूछा जाए ये किसके बेटे थे, महाराजा हरी सिंह जी के बेटे थे। एंड वॉज इलेक्टेड बाय द J&K कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये किसके द्वारा इलेक्ट किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए गए थे, ठीक है। इन 1965 में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, द पोस्ट ऑफ सदर रियासत वाज एबोलिश्ड। ये खत्म कर दी जाती है और इसको रिप्लेस्ड कर दिया जाता है बाय द गवर्नर के साथ, ठीक है। ए पोस्ट लेटर हेल्ड बाय डॉक्टर करण सिंह हिमसेल्फ। तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है कि 1965 में पोस्ट को रिप्लेस कर दिया गया था गवर्नर के साथ, ठीक है। एंड प्राइम मिनिस्टर वाज रिप्लेस्ड बाय चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे पीएम कंसेप्ट भी होता था, याद रख लेना J&K में, इसको भी रिप्लेस कर दिया गया था यहाँ पे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के साथ। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखेंगे। एंड ब्रिंगिंग J&K इन द लाइन विद अदर स्टेट्स, जैसे कि बाकी स्टेट्स में होता है। तो होप आपको ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। सारे पॉइंट नोट कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 173 एक अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कंसीडर करना है इन स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया, ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख इज पॉपुलरली नोन एज द लैंड ऑफ मॉन्क्स एंड मोनेस्ट्रीज। कि जो हमारे पास ले डिस्ट्रिक्ट है ना लद्दाख का, ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख जो ये पॉपुलरली जाना जाता है लैंड ऑफ मॉन्क्स एंड मोनेस्ट्रीज के नाम से। पहला स्टेटमेंट। फिर आपको दिया गया है स्टेटमेंट सेकंड, बारामूला डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द पैराडाइज फॉर टूरिस्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कि जो हमारे पास बारामूला है ना, बारामूला डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है पैराडाइज फॉर टूरिस्ट के नाम से, अगर हम यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट दिया गया है, नवरोज़ सबा वाज रिटन बाय अब्दुल रहमान राही। कि हमारे पास नवरोज़ सबा को किसने लिखा है, इसको लिखा है अब्दुल रहमान राही ने। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है
कि इनमें से सही कौन सा स्टेटमेंट है, बताएं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड ये करेक्ट कर लेना, इनको छोड़ दो। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे सही है बट स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। बताओ क्या आंसर आएगा। यहाँ पे ये मैंने इसको सही किया, बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि ले की जब बात होती है, ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख जो है ना, ये पॉपुलरली हमारे पास लैंड ऑफ मॉन्क्स एंड मोनेस्ट्रीज के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। और बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है ये पैराडाइज फॉर टूरिस्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और नवरोज़ सबा को लिखा हुआ है अब्दुल रहमान राही ने। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, ले इज़ फेमस फॉर इट्स बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड मॉन्क्स। आपको पता ही है इस चीज़ के बारे में। और बारामूला के बारे में आपको याद रखना है, ये पैराडाइज फॉर टूरिस्ट के नाम से जाना जाता है। और नवरोज़ सबा जो है ये लिखी गई थी अब्दुल रहमान राही के द्वारा। तो होप आपने ये क्वेश्चन ठीक किया होगा और बाकी आपको बारामूला के बारे में भी पता चला होगा अगर आपको पहले पता नहीं था। मैक्सिमम एस्पायरेंट को तो पता है जो 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और नवरोज़ सबा को किसने लिखा है, अब्दुल रहमान राही ने लिखा है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी को भी हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। अब काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज होते हैं कि इसमें हमको मिलेगा क्या, तो यहाँ पे अच्छे से समझ लेना। जम्मू एंड कश्मीर जीके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, ये आपके 2500 प्लस एमसीक्यूज होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, टॉपिक वाइज, ठीक है। और हर टॉपिक पे ना 50 से 70 एमसीक्यूज होंगे जो हमने खुद फ्रेम किए हुए हैं, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज से देख के, आज नहीं, ये आज से 3-4 महीने पहले हमने प्रिपेयर कर लिए थे, ठीक है। सारे क्वेश्चन फ्रेमिंग होंगे और अच्छे से होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह से कंप्यूटर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होंगे 2000 प्लस एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन, और ये भी टॉपिक वाइज होंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज होंगे। जो भी हमने यूट्यूब पे सेशंस करवाए हुए ना, ये सारे के सारे पीडीएफ्स इसमें इंक्लूड होंगे। हमने यहाँ पे लगभग कंप्यूटर के 45 से 50 वीडियोस अपलोड किए हैं, वो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। जेएंड के जीके के रिलेटेड हमने 50 से 60 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, वो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। इंडियन जीके नोट्स प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। डेली बेसिस पे जो लेक्चर्स हम यूट्यूब पे ले रहे हैं ना, ये पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिलेंगे। पे कोशिश है कि हम 1000 एमसीक्यूज कवर करेंगे। सेक्शनल एंड फुल लेंथ ओएमआर टेस्ट आपके इसमें इंक्लूडेड होंगे। लास्ट ईयर जो हमने जूनियर असिस्टेंट के लिए टेस्ट लिए थे, वो भी हमने पेड ग्रुप में बच्चों को प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। और जो अब नेक्स्ट स्टार्ट होंगे वो 27 दिसंबर से होंगे। पहले हम सेक्शनल टेस्ट लेंगे, ठीक है, ठीक है, सेक्शन वाइज लेंगे, टॉपिक वाइज, और फिर यहीं पे आपके 15 जनवरी से फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी इसी में इंक्लूडेड होंगे। डाउट स्पॉट व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी, जिसमें डेली पीडीएफ, टेस्ट, क्विज, क्वेश्चंस भी हम डालते रहते हैं, ठीक है। वो भी हम इसमें डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा पैकेज आपको सिर्फ 399 रुपीज़ में मिल जाएगा। डिस्काउंट मिला के आपको ये सिर्फ 399 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर लेना चाहे, ठीक है, अगर आपको चाहिए हमारे पीडीएफ्स, अगर आपको अच्छे से रिवीजन करना है, आपको हमारी टेस्ट सीरीज लगानी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ये ले सकते हैं। नंबर है 8492886188, ठीक है। बाद में ये फ़ी इंक्रीज़ भी हो सकती है, लेकिन इसमें आपको सारा का सारा ऑथेंटिक मटेरियल मिलेगा जो हम आपको यूट्यूब पे करवाते हैं। जो इससे पहले हमने यूट्यूब पे करवाया है, ये सारे पीडीएफ कंप्लीट होंगे, ठीक है। और जो हमने एक्स्ट्रा भी चीज़ें प्रोवाइड की हैं वो भी इसमें कवर होंगी, और टेस्ट भी इसमें एक्स्ट्रा होंगे। और टेस्ट बहुत सारे हम कंडक्ट करवाएंगे जब तक आपका एग्जाम होता, ठीक है। तो ये अपडेट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। वही एस्पायरेंट मैसेज करना जिनको ये स्टडी मटेरियल चाहिए होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यार, अगर आपको ना सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक कर दिया करें। पता नहीं हमारी क्लास साइलेंट क्यों रहती है, कमेंट भी आपके साइलेंट होते हैं यार। थोड़ा सपोर्ट भी कर दिया करो यार, कमेंट्स में अपना स्कोर मेंशन किया करो, क्लास को लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। लाइक करने से मार्क्स कम नहीं होंगे आपके, पर हाँ टीचर की मोटिवेशन ज़रूर बढ़ती है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखा करो। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 174 में पूछा गया असर्शन ए, द शांति बिल 2025 काफ़ी न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। अलाउज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। कि जो शांति बिल 2025 का यहाँ पे लाया गया, ये अलाउज करता है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग करने में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया की, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम। रीजन दिया गया, द बिल मॉडर्नाइजेज इंडियाज न्यूक्लियर फ्रेमवर्क बाई कंसोलिडेटिंग एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर लॉज, स्ट्रेंथनिंग द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB। AERB क्या है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। एंड रिवाइजिंग द न्यूक्लियर लाइबिलिटी रेजिम टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर क्लीन एनर्जी गोल्स। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताएं
जो यहाँ पे असर्शन दिया गया और जो यहाँ पे रीजन दिया गया, क्या ये सही है? ऑप्शन क्या दिए गए? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. क्या आंसर होगा? सिंपल है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है. बोथ असर्शन यानी कि ए और दूसरा रीजन यानी कि आर, दोनों ही सही है. ठीक है, और रीजन जो दिया गया ना ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा. आपको क्या याद रखना है? शांति बिल 2025 के बारे में एग्जाम पॉइंट्स क्या हैं? इंट्रोड्यूस बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन लोकसभा. ये इंट्रोड्यूस किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा. किसके द्वारा? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लोकसभा में, टू मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिया न्यूक्लियर लॉज को. पहला पॉइंट. दूसरा, अलाउज करता है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इन बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग करने में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर द फर्स्ट टाइम. दूसरा पॉइंट ये नोट करोगे. तीसरा, रिप्लेसेस करता है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को. ठीक है, ये इसको रिप्लेस करेगा. एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2021 विद वन लॉ. ठीक है, ये आप पॉइंट नोट करोगे. देखो, शांति एक्ट 2025 इसका एम है मॉडर्नाइज करना. क्या करना? मॉडर्नाइज करना मेरे प्यारे दोस्तों, एंड कंसोलिडेट करना इंडिया के न्यूक्लियर लॉज को. किसको? न्यूक्लियर लॉज को. ये पॉइंट आप नोट कर लेना. ठीक है, और यहां पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करते हैं ना, ये अलाउज करता है लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन. याद रख लेना, लिमिटेड जो रहेगी क्या रहेगी? प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन रहेगी इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन में फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, तो ये क्या देता है? गिव्स स्टैट्यूटरी पावर्स टू AERB. ठीक है, टू इंश्योर स्ट्रिक्ट न्यूक्लियर सेफ्टी फॉर ऑल ऑपरेटर्स. ये पॉइंट आप नोट करोगे. स्पोर्ट्स करेगा क्लीन एनर्जी गोल्स को, एंड एम इसका क्या है? 500 गीगावाट. ठीक है, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047. तो ये सारे पॉइंट आप इसके बारे में नोट करोगे. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट्स करना है क्लीन एनर्जी को, एनर्जी सिक्योरिटी को, एंड सेफ एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर पावर को. तो होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 175 में पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट फर्स्ट पूछा गया है, द बैटल ऑफ पिशावर वाज फॉट बिटवीन महमूद गजनी एंड बबरूवान. पहला स्टेटमेंट ये पूछा गया है, क्या सही है या गलत है? दूसरा पूछा गया स्टेटमेंट सेकंड, एज पर द महाभारत आफ्टर द डेथ ऑफ किंग शाल बबरूवान रूल्ड जम्मू. क्या ये सही है या गलत है? ये पूछा गया है. स्टेटमेंट थर्ड में पूछा गया, द रेन ऑफ मालदेव, जो मालदेव थे इनका जो रूल था ये कंसीडर किया जाता है गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू. सही है या गलत है? स्टेटमेंट फोर्थ में पूछा गया है, द पावरफुल सिख रूल इन जम्मू वाज इस्टेब्लिश्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह. सही है या गलत है? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. चूज द करेक्ट आंसर. पहले दिया गया है ओनली स्टेटमेंट्स फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, कि सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट थर्ड और फोर्थ करेक्ट हैं. फिर दिया गया है ओनली स्टेटमेंट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, यानी सेकंड थर्ड और फोर्थ. फिर दिया गया ऑल स्टेटमेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट. फिर दिया गया ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट. बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, आंसर क्या आएगा? जल्दी से आंसर चूज करें. सभी ने आंसर चूज कर लिया होगा, मेरे सभी दोस्तों ने आंसर चूज किया होगा. जल्दी से आंसर चूज करो. इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा. इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है. ओनली स्टेटमेंट सेकंड. ठीक है, एज पर द महाभारत आफ्टर द डेथ ऑफ किंग शाल बबरूवान रूल जम्मू. ये सही है. फिर द रेन ऑफ मालदीव इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू. एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है JKSSB के. ठीक है, यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं. ठीक है, 1 2 3 4, ये प्लस पॉइंट है आपका. और यहीं पे जो दिया गया ना, द पावरफुल सिख रूल इन जम्मू वाज इस्टेब्लिश्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह, ये भी सही है. तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी. ओनली स्टेटमेंट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट. अब बात कर लेते हैं फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है. जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, इसके बारे में बात कर लेते हैं. देखो यहां पे क्या लिखा गया है, बैटल ऑफ पिशावर वाज फॉट बिटवीन महमूद गजनी एंड आनंदपाल नॉट बबरूवान. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. जो बैटल ऑफ पिशावर थी ये लड़ी गई थी महमूद गजनी के बीच और आनंदपाल के बीच. और दूसरा आफ्टर किंग शाल बबरूवान ने जम्मू में रूल किया, ये सही है. और मालदेव रूल की बात करें, ये गोल्डन पीरियड माना जाता है जम्मू की हिस्ट्री में. और महाराजा रंजीत सिंह ने ही इस्टेब्लिश किया था सिख रूल को जम्मू में. ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आप याद रख लेना, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा.
ये क्लासेस लाने का मकसद क्या है? ये क्लासेस लाने का मकसद है सिर्फ आपकी रिवीजन, कि आपकी रिवीजन हो जाए। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, तो आप क्या यहाँ पे अपनी रिवीजन को चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता है हमारी क्लास कितने बजे होती है? 9 PM। टाइम नोट कर लेना। अब क्वेश्चन आपसे ना 176 आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया है। आर्ट एंड कल्चर से बताओ, पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा गया, द बाग पेंटिंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर वर फाउंड इन द मध्य प्रदेश। क्या ये सही है या गलत है? फिर पूछा गया है, रामचरितमानस इज एन एपिक पोएम रिटन इन द अवधी लैंग्वेज। क्या ये सही है या गलत? फिर पूछा गया है स्टेटमेंट थर्ड, द पेंटिंग इन द अजंता एंड इलोरा केव्स इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर द चेराज। क्या ये गलत है या सही? बताओ, अगर आपने आर्ट एंड कल्चर को पढ़ा है अच्छे से, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से, और JKSSB इससे क्वेश्चन पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दिया गया है? ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। कि पहला स्टेटमेंट भी दूसरा भी करेक्ट है, बट स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट है, ये दिया गया है। स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, बट स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। फिर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। ऑल स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। बताओ क्या आंसर रहेगा? आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बट थर्ड वाला इनकरेक्ट है। अब देखते हैं क्यों इनकरेक्ट है। यहां पे लिखा गया है बाग पेंटिंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर वर फाउंड इन मध्य प्रदेश। ये तो बिल्कुल सही है, बाग पेंटिंग के बारे में, कि जो बाग पेंटिंग है गुप्ता एम्पायर की, ये फाउंड की गई है मध्य प्रदेश में, MP में। अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि आपको पेंटिंग को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना है तो आर्ट एंड कल्चर का मैंने यहाँ पे एक मैराथन सेशन लिया था नायब सिरदार एग्जाम के लिए। एक नहीं 3-4 सेशन लिए हुए हैं, वो वीडियोस आप देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में निकल जाएगा, ठीक है। तो पेंटिंग को आपको पढ़ना है। साथ ही साथ रामचरितमानस की बात करें, ये एक एपिक पोएम है जो लिखी गई है अवधी लैंग्वेज में, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन पेंटिंग इन द अजंता एंड इलोरा केव्स, इन पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर द चेराज, ये गलत है। चेराज यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा अंडर गुप्ता एंड वाकाटाका रूलर्स, ये आपको याद रखना है। तो बाग पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती हैं? गुप्ता पीरियड से तो ये बिलोंग करती हैं, और ये लोकेटेड हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रख लेना। रामचरितमानस की बात करें तो ये लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा अवधी लैंग्वेज में, ठीक है। और यहीं पे अजंता इलोरा पेंटिंग्स की बात करें, मेनली डेवलप्ड अंडर गुप्ता, मेनली ये डेवलप हुई है अंडर गुप्ता, ठीक है, एंड वाकाटाका रूलर्स, चेराज के अंडर नहीं। तो आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 177 में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लोसर फेस्टिवल इन 2025। JKSSB ने इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं और ये न्यूज़ में भी रहता है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों? द मेन तिब्बतियन न्यू ईयर इन अरुणाचल प्रदेश सिक्किम के मेन क्या माना जाता है? तिब्बतियन न्यू ईयर माना जाता है अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, और ये सेलिब्रेटेड किया जाता है यहाँ पे फरवरी 28 से लेकर मार्च 2 2025 तक। क्या ये स्टेटमेंट सही है? फिर आपसे पूछा गया है स्टेटमेंट सेकंड। अब पूछा क्या गया है, इन लद्दाख लोसर 2025 इज सेलिब्रेटेड, ये सेलिब्रेटेड किया जाता है फ्रॉम दिसंबर 2025 एंड लास्ट फॉर अबाउट 15 डेज। ये लद्दाख में भी सेलिब्रेट होता है, लेकिन दिसंबर 20 2025 की अगर हम बात करते हैं यहाँ से लेकर, ये फिर लास्ट रहेगा 15 डेज के लिए। स्टेटमेंट थर्ड में पूछा गया है मोपा ट्राइब इन तवांग, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेट्स लोसर पब्लिकली ऑन मार्च 10 to 11 2025। अगर आप करंटली चीज़ें पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स देखते हैं, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर का ही क्वेश्चन है, बट करंट अफेयर्स के रिलेटेड इसको जोड़ा गया है। क्या आंसर रहेगा? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली सेकंड एंड थर्ड, या फिर ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट? क्या आंसर आएगा? तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या दिया गया था? मेन तिब्बतियन न्यू ईयर है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, सिक्किम की एंड हिमाचल प्रदेश की, सेलिब्रेटेड किया जाता है फरवरी 28 से लेकर मार्च 2 2025 के बीच में, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, लद्दाख में जो लोसर है 2025, ये सेलिब्रेटेड हो रहा है दिसंबर 20 2025 से लेकर ये 15 दिन तक रहेगा। और मोपा ट्राइब जो है तवांग में, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, ये सेलिब्रेट्स करती है लोसर को पब्लिकली मार्च 10-11 के बीच की बात करें 2025 में, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है।
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में फरवरी 28 से लेकर मार्च 2 2025 के बीच में सेलिब्रेट किया गया है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में दिसंबर 20 2025 से लेकर 15 दिन तक ये सेलिब्रेशन चलेगा। और मोपा ट्राइब की बात करें तवांग अरुणाचल प्रदेश में ये सेलिब्रेट करते हैं लोसर को पब्लिकली। तो होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 178 में पूछा गया प्यारे दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट आपसे पूछा गया है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स, कि जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, पहला स्टेटमेंट। फिर दिया गया है स्टेटमेंट सेकंड, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हैज द नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, के जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इंडियन आर्मी का। और स्टेटमेंट थर्ड दिया गया है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द आनंद ऑफ कश्मीर। बताओ क्या आंसर रहेगा। Choose the correct answer. Only statement first and second are correct. Only statement second and third are correct. Only statement first and third are correct. All statement first, second and third are correct. इस क्वेश्चन का आंसर चूज करो, क्या रहेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इजी हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बस पैटर्न चेंज है, ठीक है। बाकी सब सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इन डीप स्टडी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू की तरह है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल स्टेटमेंट्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। क्लियर। तो आपको क्या याद रखना है, गांधरबल के बारे में डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। उधमपुर नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का। अनंतनाग आनंद ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इसने कौन से डिस्ट्रिक्ट को सरपास किया है मेरे प्यारे दोस्तों, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को। किसको, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को। पहले पुलवामा डिस्ट्रिक्ट किस नाम से जाना जाता था, आनंद ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता था और दुदाए कुल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, आनंद ऑफ कश्मीर के नाम से अनंतनाग। चलिए आज के सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन, कई बार आपको मैं पढ़ा चुका हूं करंट अफेयर सीरीज में। हु इज द एडिटर ऑफ द बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आरसी मजुमदार, इरफान हबीब, रोमिला थापड़ या फिर रघुविंद्रा तनवर। क्या आंसर रहेगा। हु इज द एडिटर ऑफ द बुक जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख थ्रू द एजेस। आपने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रघुविंद्रा तनवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है। अब देखें रघुविंद्रा तनवर की बात करें तो एडिटर है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस के। पहला पॉइंट, पब्लिश्ड अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR। इनने जो इसको पब्लिश किया है ना, पब्लिश किसके अंडर किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR के अंडर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। ये एक्सपर्ट माने जाते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। चलिए आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट में पूछा गया है, NH44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। NH44 जो है ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया की। स्टेटमेंट सेकंड में पूछा गया है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल हाईवेज वाज इनिशिएटेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट था, ये क्वेश्चन आपको पता है किससे पूछा गया है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है ना, इससे ये क्वेश्चन आपको डाला गया है, ठीक है। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज वाज इनिशिएटेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। नियरेस्ट सी पोर्ट टू रोरकेला स्टील प्लांट इज पारादीप। ये 3 स्टेटमेंट आपसे पूछेंगे। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, या फिर ऑल स्टेटमेंट्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल स्टेटमेंट्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं NH44 की, NH44 की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे माना जाता है इंडिया का। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है ना, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज, ये इनिशिएटेड किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। जो हमारे पास नियरेस्ट सी पोर्ट है टू रूरकेला स्टील प्लांट, ये पारादीप पोर्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आपने सही आंसर चूज किया होगा। अब जल्दी से आप सभी अपना अपना स्कोर मेंशन करें। 5 स्कोर आए हैं, 9 आए हैं, 10 आए हैं, कितने आए हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। पहले तो आप जल्दी से अपना स्कोर कमेंट करो, मुझे भी पता चलेगा। मैं आप सभी का स्कोर यहाँ पे देखता रहता हूँ। जितने भी एस्पायरेंट्स ने वीडियो देखा है ना, कम से कम 100+ लोगों ने तो यहाँ पे अपना स्कोर मेंशन करना ही है। मैं तो कहूँगा सारे के सारे करो। तो पता नहीं हमारी बातें क्यों नहीं समझ आती। मैं डेली बोलता हूँ आप कमेंट्स किया करो अपने स्कोर। ऐसे क्या होता है ना, आपको दूसरों के स्कोर भी पता चलते हैं। तो आप ऑनेस्टली अपना अपना स्कोर यहाँ पे शेयर कर दो, ठीक है। डेली बेसिस पे आपने ऐसे ही करना है। बाकी आपको सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा होगा
इसी की एक्सप्लेनेशन में आपको बता देता हूँ। NH-44 की बात करें, सिंपल है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का माना जाता है। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करें, ये इनिशिएटेड किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। रूरकेला स्टील प्लांट की बात करें तो इसके नियरेस्ट सी पोर्ट कौन सा है, पारादीप पोर्ट है। ठीक है, पोर्ट को पढ़ लेना, पोर्ट पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अभी हम एक और MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी लाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज और बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, आप सभी ने अपना अपना स्कोर यहाँ पे मेंशन कर लिया होगा। आज के इस वीडियो सेशन में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक न्यू वीडियो सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।